नमस्कार मित्रों, हिस्ट्री रिसर्च पॉइंट पर आप सभी का स्वागत करता हूं। एनसीईआरटी हिस्ट्री का मास्टर टेस्ट सीरीज चल रहा है और ये टेस्ट सीरीज संख्या 10 है मित्रों। अगर इसके पहले का वीडियो अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाइएगा। एनसीईआरटी हिस्ट्री मास्टर टेस्ट के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है। टेस्ट सीरीज संख्या 10 2500 क्वेश्चन की एमसीक्यू की टेस्ट सीरीज है, फुल एक्सप्लेनेशन के साथ है। एनसीईआरटी हिस्ट्री का क्लास 6 लेकर 12 तक 2500 क्वेश्चन की सीरीज है, फुल एक्सप्लेनेशन के साथ। 1499 रुपए का कोर्स है। 8318397276 हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर है। हमारे ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर पर आप लोग मैसेज कर सकते हैं, जो भी लोग हमारे कोर्स को ज्वाइन करना चाहें। ठीक है, आइए शुरुआत करते हैं। यूपीएससी के लिए, स्टेट पीसीएस के लिए, केबीएस के लिए, एनबीएस के लिए, एसएसबी टीजीटी पीजीटी के लिए और बीपीएससी टीजीटी पीजीटी के लिए यह कोर्स ओपन है। इसमें हम आपको क्लास 6 से लेकर 12 तक का पूरा एनसीईआरटी हिस्ट्री का नोट्स, चैप्टर वाइज नोट्स भी दूंगा, चैप्टर वाइज टेस्ट सीरीज भी दूंगा, लेक्चर्स वीडियो और प्लस उसके भी नोट्स मिलेंगे और 2500 क्वेश्चन की अलग सीरीज मिलेगी। तो यह टेस्ट सीरीज संख्या 10। आइए शुरुआत करते हैं। और टेलीग्राम आप सभी लोग जरूर ज्वाइन कर लें, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है टेलीग्राम का, बिल्कुल आप सभी लोग ज्वाइन कर लीजिए टेलीग्राम को। ठीक है, और 1499 रुपए का कंप्लीट कोर्स है, जो भी लोग ज्वाइन करना चाहें ज्वाइन कर सकते हैं। प्रश्न संख्या 11 देखिएगा। ब्रिटिशों द्वारा भारत में 1858 के बाद आधुनिकीकरण की नीति को छोड़ दिया गया था। यह आपका सही है, पहला कथन जो है सही है। दूसरा कथन देखिएगा, 1858 के बाद ब्रिटिशों ने जातिवाद और सांप्रदायिकता को बढ़ावा दिया, तो यह भी आपका सही है। 1 और 2 दोनों बातें सही हैं। कौन सा कथन सत्य है? 1 और 2 दोनों सही है। व्याख्या देख लीजिएगा। उपरोक्त दोनों कथन सत्य है। अंग्रेजों ने आधुनिकीकरण की नीति को 1858 के बाद धीरे धीरे छोड़ दिया, क्योंकि भारतीय अपने समाज के आधुनिकीकरण तथा अपनी संस्कृति पर जोर देने की दिशा में बढ़े। भारतीयों ने मांग की कि उन पर स्वतंत्रता, समानता और राष्ट्रीयता के आधुनिक सिद्धांत के अनुसार शासन किया जाए। ब्रिटिशों ने सुधारकों को अपना समर्थन देना बंद कर दिया। धीरे धीरे उन्होंने समाज के कट्टरपंथियों का पक्ष लेना शुरू कर दिया। उन्होंने जातिवाद और सांप्रदायिकता को भी बढ़ावा दिया। प्रश्न 12 देखिएगा। 1829 में सती प्रथा को गैर कानूनी किसने घोषित किया था? 1829 में सती प्रथा को गैर कानूनी किसने घोषित किया था? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक ने। विकल्प बी जो है आपका सही है। विलियम बेंटिक ने 1829 में सती प्रथा को गैर कानूनी घोषित कर दिया। बेंटिक ने घोषणा की कि पति की चिता पर विधवा के जल मरने की कार्रवाई में जो भी सहयोगी होंगे उन्हें भी अपराधी माना जाएगा। टेलीग्राम बिल्कुल ज्वाइन करिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। प्रश्न 13 देखिएगा। आप लोग की स्क्रीन पर बहुत ही बढ़िया महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। नरबलि प्रथा को समाप्त करने के लिए कानून किसके शासनकाल में बनाया गया था? नरबलि प्रथा को समाप्त करने के लिए कानून किसके समय में बनाया गया था? तो लॉर्ड हार्डिंग के समय में। विकल्प बी जो है वह आपका सही है। व्याख्या देख लीजिएगा। शिशु हत्या को रोकने के संबंध में 1795 और 1802 में कानून बनाए गए थे। 1795 और 1802 में कानून बनाए गए थे, मगर उन्हें सख्ती से बेंटिक और हार्डिंग ने लागू किया। हार्डिंग ने नरबलि प्रथा को खत्म करने के लिए कानून बनाया था। यह प्रथा जो थी, नरबलि प्रथा जो थी, वह गोंड नाम की आदिम जातियों में भी प्रचलित थी। प्रश्न 14 देखिएगा। प्रश्न 14। ईश्वर चंद्र विद्यासागर द्वारा चलाए गए सामाजिक सुधार आंदोलन का प्रमुख उद्देश्य था। ईश्वर चंद्र विद्यासागर द्वारा चलाए गए सामाजिक सुधार आंदोलन का उद्देश्य क्या था? तो यह विधवा पुनर्विवाह से जुड़े हुए थे ईश्वर चंद्र विद्यासागर। विकल्प सी जो है वह आपका सही है। व्याख्या देख लीजिएगा आप लोग। ब्रिटिश सरकार ने ईश्वर चंद्र विद्यासागर व अन्य सुधारकों द्वारा विधवा पुनर्विवाह के पक्ष में लगातार चलाए गए आंदोलन के कारण 1856 में हिंदू विधवाओं के पुनर्विवाह के लिए कानून पास किया था। प्रश्न 15 देखिएगा। प्रश्न 15। 19वीं सदी में भारत में आधुनिक शिक्षा के प्रसार में किसका महत्वपूर्ण योगदान रहा? 19वीं सदी में भारत में आधुनिक शिक्षा के प्रसार में किसका महत्वपूर्ण योगदान रहा? तो ब्रिटिश सरकार का। आधुनिक शिक्षा के प्रसार में किसका योगदान था? ब्रिटिश सरकार का, ईसाई धर्म प्रचारकों का और प्रबुद्ध भारतीयों का। तो ये सबका योगदान था। विकल्प डी। ठीक है, सबका योगदान था। 19वीं सदी में अंग्रेज भारत में आधुनिक शिक्षा प्रारंभ करने के में सबसे अधिक सफल रहे। आधुनिक शिक्षा के प्रसार में ब्रिटिश सरकार, ईसाई धर्म प्रचारक और बड़ी संख्या में प्रबुद्ध भारतीयों ने इस कार्य में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। प्रश्न 16 देखिएगा। वारेन हेस्टिंग्स ने 1781 में कलकत्ता में मदरसा की स्थापना किया था। वारेन हेस्टिंग्स ने
बिल्कुल सही है। दूसरा कारण देखिएगा, मुस्लिम भारत में कंपनी के शासन को बौद्धिक और नैतिक रूप से अपना समर्थन देते थे। देखिए, वारेन हेस्टिंग ने 1781 में कलकत्ता में मदरसा स्थापित किया। इसका कारण क्या है? मुस्लिम भारत में कंपनी के शासन को बौद्धिक और नैतिक रूप से अपना समर्थन देते थे। तो देखिए, कथन तो सही है लेकिन कारण इसमें गलत दिया गया है, मतलब विकल्प सी जो है आपका सही है। कथन सही है लेकिन कारण आपका गलत है। 1781 में वारेन हेस्टिंग्स ने मुस्लिम कानून और संबद्ध विषयों की पढ़ाई के लिए कलकत्ता में मदरसा स्थापित किया, जिसका उद्देश्य कंपनी की अदालतों में, देखिए अब यह जो मदरसा स्थापित हुआ था 1781 में, इसका उद्देश्य क्या था, क्यों स्थापित किया गया था? अदालतों में न्याय प्रशासन के लिए योग्य भारतीय नियमित रूप से मिल सके, इसके लिए। ठीक है। प्रश्न 17 देखिएगा, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। वाराणसी में प्रथम संस्कृत कॉलेज की स्थापना किसने की थी? तो यह हुआ था 1791 में। किसने किया था? जोनाथन डंकन ने। विकल्प जो है आपका सही है। जोनाथन डंकन ने 1791 में हिंदू कानून और दर्शन के अध्ययन के लिए वाराणसी में संस्कृत कॉलेज की स्थापना की थी। प्रश्न 18 आप लोग की स्क्रीन पर, बताएं ब्रिटिश काल में किस एक्ट में विद्वान भारतीयों को बढ़ावा देने और देश में आधुनिक विज्ञानों के ज्ञान को प्रोत्साहन करने के उद्देश्य के सिद्धांत को शामिल किया गया था? तो यह जो कानून था 1813 का चार्टर एक्ट, 1813 के चार्टर एक्ट में यह कानून बनाया गया कि विद्वान भारतीयों को बढ़ावा मिले और देश में आधुनिक विज्ञान के ज्ञान को प्रोत्साहित किया जाए। 1813 का चार्टर एक्ट, विकल्प बी। ठीक है। 1813 के चार्टर एक्ट में भारतीय विद्वानों को बढ़ावा देने, देश में आधुनिक विज्ञान के ज्ञान को प्रोत्साहन करने का सिद्धांत शामिल किया गया। इस एक्ट के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी को इस उद्देश्य के लिए 1 लाख रुपया खर्च करने का निर्देश दिया गया, मगर 1823 तक कंपनी के अधिकारियों ने इस काम के लिए यह तुच्छ रकम भी नहीं ली। ठीक है। मतलब ये 1813 के चार्टर एक्ट में ये कहा गया था कि भारतीयों की शिक्षा पर 1 लाख रुपया खर्च होगा। ठीक है। लेकिन 1813 के 1823 10 साल बीत गया और यह पैसा खर्च नहीं हुआ था। ठीक है। प्रश्न 18 देखिएगा, स्वतंत्रता से पूर्व ब्रिटिश सरकार द्वारा आधुनिक शिक्षा के प्रसार के मुख्य उद्देश्य क्या थे? स्वतंत्रता से पूर्व ब्रिटिश सरकार द्वारा आधुनिक शिक्षा के प्रसार के मुख्य उद्देश्य क्या थे? मतलब आधुनिक शिक्षा के प्रसार का मुख्य उद्देश्य क्या था? भारतीय लोगों को आधुनिक बनाना ताकि वो राजनीतिक रूप से भाग ले सकें। अरे बिल्कुल नहीं भैया, अंग्रेज कब चाहेंगे कि राजनीतिक गतिविधियों में भाग लें भारतीय, ये तो बिल्कुल गलत था। प्रशासनिक खर्च कम करने के लिए, बिल्कुल ये सही था। भारत में ब्रिटिश वस्तुओं के बाजार के विस्तार के लिए, यह भी सही है। तो विकल्प बी आपका सही है, 2 एंड 3 बी। व्याख्या देख लीजिएगा, ब्रिटिश औपनिवेशिक काल में आधुनिक शिक्षा के प्रसार का मुख्य कारण था प्रशासन का खर्च कम करना। इसके लिए ब्रिटिश सरकार शिक्षित भारतीयों की संख्या बढ़ाना चाहती थी, जिससे प्रशासन और बढ़ते ब्रिटिश व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के छोटे कर्मचारियों की बढ़ी हुई जरूरतों को पूरा किया जा सके। शिक्षित भारतीय अपेक्षाकृत सस्ते पड़ते थे। ठीक है। अंग्रेजों की शिक्षा नीति का एक अन्य प्रयोजन इस धारणा से निकला था कि शिक्षित भारतीय इंग्लैंड में बनी वस्तुओं के बाजार का भारत में विस्तार करेंगे। अंत में पाश्चात्य शिक्षा भारतीय जनता को ब्रिटिश शासन को स्वीकार करने के लिए प्रेरित करेगी। प्रश्न 19 देखिएगा, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी औपनिवेशिक काल में अधोगामी निस्यंदन सिद्धांत का संबंध किससे है? अधोगामी निस्यंदन सिद्धांत का संबंध जो है किससे है? तो वह है शिक्षा से, विकल्प डी। औपनिवेशिक काल में शिक्षा पर खर्च की कमी को पूरा करने के लिए ब्रिटिश अधिकारियों ने तथाकथित अधोगामी निस्यंदन सिद्धांत या नीचे की ओर छन जाने के सिद्धांत डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी का सहारा लिया, क्योंकि शिक्षा के मद में दी गई धनराशि के द्वारा मुट्ठी भर लोगों को ही शिक्षित किया जा सकता है। इसलिए यह तय हुआ कि उसे उच्च और मध्यम वर्ग के थोड़े से लोगों से आशा की जाती थी जो भी जनसाधारण को शिक्षित करने और उनके बीच आधुनिक विचारों का प्रचार करने का काम अपने ऊपर लेंगे। प्रश्न 20 देखिएगा, इस सीरीज का सबसे आखिरी प्रश्न, भारत में सर्वप्रथम इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना किस जगह हुई थी? तो वह रुड़की में हुई थी, विकल्प बी। देश में सर्वप्रथम इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना कब हुई थी? 1847 में। कहाँ हुई थी? रुड़की में हुई थी। ठीक है मित्रों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करेगा, टेलीग्राम को बिल्कुल ज्वाइन करेगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अगर इसके पहले का वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाइएगा, एनसीईआरटी हिस्ट्री मास्टर टेस्ट के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है। देखिए 1499 रुपये का कंप्लीट कोर्स है। ऊपर हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, यहाँ पर भी शो हो रहा है। मैं आप लोगों को क्लियर बता दूं, क्लियर
ठीक है। जो लोग हमारे कोर्स को ज्वाइन नहीं करते हैं वह बिल्कुल उनको निराशा ही याद लगेगी, पछताना बिल्कुल पड़ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर एनसीईआरटी क्लास 6 से लेकर 12 तक कंप्लीट करा रहा हूँ। बिहार टीजीटी पीजीटी के लिए और एसएसबी टीजीटी पीजीटी के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यूपीएससी के लिए स्टेट पीसीएस के लिए भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन अभी जो बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं मैं उनको बताना चाहूँगा, बीपीएससी टीजीटी पीजीटी और एसएसबी टीजीटी पीजीटी का हिस्ट्री का कंप्लीट कोर्स ओपन है, आप लोग बिल्कुल ज्वाइन कर लीजिएगा। 2500 क्वेश्चन की सीरीज दे रहा हूँ और यह पूरी एनसीईआरटी की मास्टर टेस्ट सीरीज है। इस मास्टर टेस्ट सीरीज के अलावा चैप्टर वाइज टेस्ट सीरीज तो मैं अलग से दे रहा हूँ, फिर चैप्टर वाइज नोट्स अभी आपको अलग से दे रहा हूँ, फिर आपको लेक्चर्स वीडियो दे रहा हूँ, उसका भी पीपीटी पीडीएफ दे रहा हूँ। तो बहुत ही बढ़िया बेहतरीन तैयारी आपकी होगी। तो जो भी लोग इच्छुक हैं वो लोग मैसेज कर सकते हैं। धन्यवाद आप लोग को।